अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल वर्क को। वो कहता है प्रैक्टिकल वर्क क्या है, मैं आपको ये पहले तो ना आराम से इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ और आप इसको रीड करेंगे तो आपको आ जाएगा। बेसिकली अक्सर टीचर जो हैं ये चीज़ें नहीं करवाते, लेकिन मैं इसलिए करवाता हूँ कि आपको एंड पे मसला ना हो प्रैक्टिकल के दौरान। और इन्हीं में से ही सारे प्रैक्टिकल्स आ रहे होते हैं। ये जो थोड़े बहुत प्रैक्टिकल मैं आपको वीडियो के दौरान ही बता देता हूँ, अगर आप वो बात भी याद रख लें, वो प्रोसीजर में लिख दें, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। जैसे हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस के अंदर हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है, सनलाइट की ज़रूरत होती है, वो हमने प्रैक्टिकल पीछे कर लिए हुए हैं। अब वो कहता है जब हम रिस्पायरेशन करते हैं ना, तो तब क्या होता है, ग्लूकोज टूटता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। हमने पढ़ा है कि जब ग्लूकोज टूटेगा अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और वाटर निकलेगा। ठीक है, तो ये हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं कि क्या वाकई ही जब हमारे पास रेस्पायरेशन होती है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो पहला प्रैक्टिकल ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड हर वक्त निकलेगी जब रेस्पायरेशन होगी। तो ये इस प्रैक्टिकल को इधर से समझते हैं। हम एक ऐसा जानवर ले लेंगे जिसके अंदर रेस्पायरेशन हो रही होगी। हमने एक फ्रॉग ले लिया, ठीक है, तो उसको हम एक बेकर में रख देंगे। ऊपर से ना हम ये जो ऊपर से ना बंद कर देंगे ना, सारे 3 के 3 बेकर ले लेंगे, 3 के 3 बेकर्स को बंद कर देंगे ताकि वो जो सांस ले तो इस कंटेनर के अंदर रहे फ्रॉग की। तो जब वो सांस लेगा ना, तो ये देखें वो इसकी ना जो एयर है वो चली जाएगी इस बोतल में भी और इस बोतल में भी। ठीक है, ऊपर से हमने पोटाशियम हाइड्रोक्साइड डाला हुआ है और इधर हमने रखा हुआ है लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर की ये क्वालिटी है, ये उसकी खसूसियत है कि जब वो कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ मिलती है ना, तो लाइम वाटर का कलर चेंज हो जाता है और लाइम वाटर जो है वो अच्छी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अब्जॉर्ब करता है। अब क्या होगा, जब हम ये मेंढक रखेंगे, मेंढक रिस्पायरेशन जब करेगा, इसके अंदर जो ग्लूकोज मेंढक ने जो खाना खाया जो भी है वो जब टूटेगा, तो ये जब ये सांस लेगा, जब ये सांस लेगा ऑक्सीजन लेगा अंदर, और जब ये सांस बाहर निकालेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड असल में ग्लूकोज के टूटने की वजह से निकल रही है, ये इसमें भी आएगी और इसमें भी आएगी, जिसकी वजह से इसका रंग चेंज हो जाएगा लाइम वाटर का और हमें पता चल जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मौजूद है। ठीक हो गया, ये प्रैक्टिकल ऐसे करना है। दूसरा प्रैक्टिकल ये है कि एक तो हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, अब हमने ये देखना है कि इन्वेस्टिगेट करना है टू फाइंड आउट द हीट इज गिवन आउट ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन। इसमें ये है सिंपली वो बता रहा है कि जब रिस्पायरेशन होती है तो उसके दौरान हीट बन रही होती है। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं ना तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, उसी की वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो अच्छा रहता है और हमें हीट मिलती रहती है। इसमें हम क्या करेंगे, हम मटर के दाने लेंगे जिन्हें पी सीड कहते हैं, कुछ को उबाल देंगे। जब हम उन्हें उबालेंगे ना पानी में, जब वो बेचारे गर्म होंगे उनके सारे सेल डेड हो जाएंगे, और दूसरों को उबालेंगे नहीं, इनको पानी में 24 घंटे रख लेंगे और इनके अंदर से ना वो इनकी जड़ें निकलने लग जाएंगी। इनके अंदर फिर थर्मामीटर रख देंगे दोनों के अंदर। जो डेड होंगे वो तो पहले ही मर गए, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होना नहीं है, तो वो थर्मामीटर के हम जब रखेंगे अंदर तो उसकी रीडिंग कोई भी शो नहीं होगी, जीरो होगी। लेकिन जब हम मटर के जो लाइव हैं जिनको हम उबालेंगे नहीं, उनको जब उनके अंदर थर्मामीटर रखेंगे ना, तो ये देखें थर्मामीटर की रीडिंग हमें ज़्यादा शो हो रही है, मतलब टेम्परेचर यानी हीट इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि ये जो दाने हैं ये जिंदा हैं तो इनके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है। ठीक हो गया, अब हम डिफरेंसेस कर लेते हैं कि क्या डिफरेंसेस होते हैं फोटोसिंथेसिस के और रिस्पायरेशन के। ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। वो कहता है फोटो जो सिंथेसिस होती है एनाबोलिज्म है, इसके अंदर ग्लूकोज बन रहा होता है, तो ये एनाबोलिक प्रोसेस है, बनाने का प्रोसेस है, जहाँ छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बनते हैं। और कैटाबोलिज्म रिस्पायरेशन जो है वो कैटाबोलिज्म है, इसके अंदर हम ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं तो इसलिए ये कैटाबोलिज्म है। उसके बाद वो कहता है एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन, इसमें हम एनर्जी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें हम एनर्जी सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके ग्लूकोज बना रहे हैं। इसमें हम जब खाना खाते हैं तो हम उस खाने से एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम एनर्जी को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी हमें देगा, ये एनर्जी रिलीज करेगा, प्रोड्यूस करेगा, और ये जो है इसके अंदर हम एनर्जी लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। किसके अंदर भला? फोटोसिंथेसिस के अंदर। ठीक हो गया। उसके बाद बैक्टीरिया और प्लांट और एल्गी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, लेकिन सारे के सारे जानवर, चाहे बैक्टीरिया हो प्लांट हो, सबको काम तो करना पड़ेगा ना, तो वो सब के अंदर रिस्पायरेशन हो रही है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है जहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है, और जो हमारे पास रेस्पायरेशन होती है वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। साइटोप्लाज्म में आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस हो रहा होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज हो रही होती है। अच्छा, ये इसका टाइम फोटोसिंथेसिस कब होता है? दिन के वक्त जब सूरज की रोशनी होती है तब हो रहा होता है, ये हमेशा हो रहा होता है। रिस्पायरेशन हमेशा हो रही होती है, दिन हो या रात, हमने काम करना है, हमने सांस लेनी है, तो ये दिन रात रिस्पायरेशन हो रही होती है। मैं फिर से बता देता हूँ, इसमें ग्लूकोज टूट रहा होता है, एनर्जी निकल रही होती है, सारे
सारे जानवर कर रहे होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है और हर वक्त हो रहा होता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस जो है इसमें ग्लूकोज बन रहा होता है, ये बनाने का प्रोसेस है, इसमें एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हैं। ये बैक्टीरिया, एल्गी और प्लांट में हो रहा होता है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा होता है, जो सेल का क्लोरोप्लास्ट होता है वहाँ पे हो रहा होता है, और ये सिर्फ दिन के वक्त जब रोशनी होती है तभी होता है। नेक्स्ट हम आते हैं एरोबिक और एनारोबिक रिस्पायरेशन में। एरोबिक रिस्पायरेशन पहले देखते हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होता है, जी मौजूद होता है। उसके अंदर कितनी एटीपी हम बना सकते हैं? एक ग्लूकोज से हम 36 एटीपी बना सकते हैं, और इसके अंदर फाइनल हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस हो रहा होता है, क्रेब्स साइकिल, और जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है। और उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जो सबसे ज़्यादा एनर्जी निकालनी होना तो हम एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं। जबकि एनारोबिक की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन नहीं मौजूद होता, सिर्फ 2 एटीपी बना रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे हम देखें 36 एटीपी, इतनी ज़्यादा एनर्जी निकाल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 निकाल रहे हैं। इसके अंदर लैक्टिक एसिड या इथेनॉल बन रहा होता है, इथेनॉल फर्मेंटेशन में बन रहा होता है, और लैक्टिक एसिड इंसानों के स्केलेटल मसल में बन रहा होता है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। और एनारोबिक रिस्पायरेशन सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस उसकी तरह होगा, तो ये सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। और ये बेचारे उन जानवर जिनके पास ऑक्सीजन नहीं होती उनके अंदर होता है, एनारोबिक जानवरों में। और इनके अंदर वो जिधर ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पे हो रहा होता है। इसकी ये इंपॉर्टेंस है। और इसके क्या होता है, हम इथेनॉल वगैरह बना लेते हैं, जिससे हम चीज़, योगर्ट, ये इस तरह की चीज़ें बना रहे होते हैं, जैसे कि एस्परजिलस, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच। कोई भी इंक्वायरी हो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करें और मैं आपको फ़ौरन आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच।